एपिसोड 4 द न्यू जर्नी। प्रेम मिस्टर राजवीर के आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, आप लैब के उस हिस्से में देखिए और मैं लैब के इस हिस्से में देखूंगा। इतना कहकर प्रेम सोल ट्रांसफर मशीन को लैब में ढूंढने लगता है। प्रेम को इतनी लगन से उस मशीन को ढूंढते हुए देखकर आदमी के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है। आदमी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आदमी अपने अंदर चल रहे सवालों को लेकर काफी परेशान हो। लैब काफी बड़ी थी और उसने काफी कैमरे भी थे। प्रेम एक एक कमरे में जाकर उस मशीन को ढूंढ रहा था। लैब में लगे हुए अलार्म और सिक्योरिटी की वजह से बार बार कमरा खोले जाने से अलार्म बज रहा था और फिर बंद हो रहा था। अलार्म की आवाजों के बीच प्रेम को ऐसा लगता है जैसे लैब के बाहर कई सारी गाड़ियां रुकी हो। प्रेम आगे कुछ समझ पाता उससे पहले गोली चलने की आवाज आती है। प्रेम को कुछ देर तो कुछ एहसास नहीं होता है, लेकिन फिर प्रेम को अपने सीने में दर्द होता हुआ महसूस होता है। प्रेम अपना सर नीचे करके अपने सीने की तरफ देखता है जहां से इस वक्त खून की धारा बह रही थी। एक गोली प्रेम की पीठ से होते हुए प्रेम के सीने से आर पार हो गई थी। प्रेम अपने सीने में हो रहे दर्द को सहते हुए जैसे ही पीछे मुड़ने वाला होता है, तभी एक और गोली चलने की आवाज आती है और वह गोली प्रेम के पेट से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। दो गोलियां लगने के बाद प्रेम को अपनी आंखों के सामने अंधेरा होता हुआ दिखाई दे रहा था और प्रेम निडाल होकर जमीन पर गिर जाता है। प्रेम को इस वक्त अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी, जो प्रेम की तरफ अपनी बाहें फैला कर कह खड़ी थी, प्रेम तुमने बहुत लोगों को चूना लगाया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। इतना कहते हुए प्रेम को अपनी मौत मुस्कुराती हुई दिख रही थी। प्रेम ने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा सातिर चोर एक ऐसी मौत मरेगा। प्रेम समझ जाता है कि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब एक धोखा था। ना तो मिस्टर राजवीर उसके दादाजी थे और ना यहाँ कोई सोल ट्रांसफर मशीन थी। प्रेम की आंखें पूरी तरह से बंद हो पाती उससे पहले प्रेम को अपनी कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, क्या वह लड़का मर गया? पता नहीं, देखो और उसे डाल दो उस जगह पर। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि मिस्टर राजवीर की थी, जो अपने आप को प्रेम के दादाजी के सर्टिफिकेट के साथ घूम रहे थे और वह अपने उसी आदमी से बातें कर रहे थे जो प्रेम को यहां तक लाया था। उन दोनों की बातें सुनते हुए ही प्रेम की आंखें बंद हो जाती है। यह सब सोच रहा वह लड़का जो पहाड़ी पर घायल हालत में पड़ा था वह जोर जोर से हंसने लगता है और ऊपर काले आसमान को देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, क्या बात है, जिसने पूरी दुनिया को चूना लगाया आज किस्मत ने उसे ही चूना लगा दिया। इतना कहने के बाद लड़का जो गंभीर रूप से घायल लग रहा था वह अपनी चेतना धीरे धीरे करके खोने लगता है, लेकिन अपनी आंखें बंद करने से पहले उस लड़के को अपनी तरफ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद वह लड़का बेहोश हो जाता है। असल में वह घायल लड़का और कोई नहीं बल्कि प्रेम था। उसकी आत्मा इस समय किसी और के शरीर में थी और वह भी किसी अनजान दुनिया में। प्रेम की किस्मत अच्छी थी कि जिस शरीर में वह था उसका नाम भी प्रेम था, बस फर्क इतना था कि उस इंसान के नाम के आगे प्रेम प्रताप लगा हुआ था। प्रेम प्रताप को बेहोश देखकर कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे उठाकर कहीं ले जाते हैं। प्रेम की आंखें जैसे ही खुलती है प्रेम अपने आप को एक मुलायम और नम बिस्तर पर पाता है। तभी प्रेम को उस शरीर के मालिक की यादें दिखाई देती है। प्रेम समझ जाता है कि जिस शरीर में वह रह रहा था उसका नाम प्रेम प्रताप है और वह किसी के बुलाने पर उस पहाड़ी पर गया था, लेकिन अचानक उसके पीछे से हमला हो जाता है जिसकी वजह से वह घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। प्रेम को एहसास होता है कि प्रेम प्रताप की मौत उसके पुनर्जन्म का रास्ता है, जिसके माध्यम से प्रेम को अपना एक नया जीवन मिला था। प्रेम अपने शरीर के मालिक प्रेम प्रताप का बहुत आभारी था, जिसकी वजह से उसे दोबारा जीवन मिला था। प्रेम अपने शरीर के मालिक की इज्जत करते हुए अपने मन में कहता है, मैं प्रेम आपका बहुत आभारी हूं, आपकी वजह से मुझे पुनर्जीवन मिला है। मैं आज से आपके शरीर के साथ साथ आपका नाम भी इस्तेमाल करूंगा। इतना कहने के बाद प्रेम अपने चारों तरफ देखता है। प्रेम इस वक्त जिस कमरे में था वह कमरा काफी बड़ा था और उसकी दीवारों पर फूलों की आकृतियों से नक्काशी की गई थी। उस कमरे की सजावट को देखकर प्रेम इतना तो समझ जाता है कि वह जिस समय में या जिस सदी में है वह उसकी पिछली दुनिया से बिल्कुल अलग है। प्रेम के कमरे से हलचल सुनकर एक सैनिक भागकर प्रेम के कमरे की तरफ आता है और अंदर जाकर प्रेम को जगा हुआ देखकर तुरंत एक आवाज लगाते हुए कहता है, महाराज राजकुमार प्रताप को होश आ गया है। सैनिक की आवाज सुनकर कई सारे लोग तुरंत प्रेम के कमरे में आ जाते हैं। प्रेम इतने सारे लोगों को अचानक एक साथ देखकर थोड़ा घबरा जाता है।
प्रेम के चेहरे पर घबराहट देखकर एक आदमी चिंतित स्वर में पूछता है, राजकुमार प्रताप, क्या आप ठीक है? प्रेम प्रताप की यादों से प्रेम जानता था कि यह सवाल पूछने वाला उसका सबसे खास आदमी राम सहाय थे। राम सहाय एक मध्यम आयु वर्ग के इंसान थे। उनका शरीर काफी हष्टपुष्ट और उनके चेहरे पर काफी तेज दिखाई दे रहा था। प्रेम प्रताप के जीवन में अगर कोई था जो प्रेम प्रताप को अच्छी तरह से जानता और समझता था तो वह केवल राम सहाय थे, जो हर वक्त हर परिस्थिति में प्रेम प्रताप की मदद करते थे। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम अपना सर हल्के से हिलाकर उन्हें चिंता न करने का इशारा करता है। तभी राम सहाय के साइड में खड़ा एक मध्यम आयु वर्ग का इंसान प्रेम को थोड़ा घूरते हुए प्रेम से कहता है, राजकुमार प्रताप, मैंने तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं की थी। आखिर तुम उस पहाड़ी पर क्या करने गए थे? यह बात सुनकर प्रेम को थोड़ी हैरानी होती है। प्रेम जिस शरीर में रह रहा था उस इंसान की यादों के हिसाब से उसके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रेम प्रताप के पिता महाराज कुशांत प्रताप सिंह थे। एक सातिर चोर होने की वजह से प्रेम को झूठ बोलना और अभिनय करना बखूबी आता था। प्रेम इस वक्त अपने सामने खड़े किसी भी इंसान से बात करने के मूड में नहीं था। इसलिए प्रेम दर्द का बहाना करते हुए अपने पेट को पकड़ लेता है। जिस जगह पर उसे चोट लगी हुई थी प्रेम दर्द से करहाने का नाटक करते हुए कहता है, महाराज, इस समय मुझे काफी दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद प्रेम अपने मुलायम बिस्तर पर किसी घायल और असहाय जानवर की तरह गिर जाता है। प्रेम इतना अच्छा नाटक कर रहा था कि वहां पर खड़े हर इंसान को यही लग रहा था कि शायद उनके प्यारे राजकुमार को इस वक्त काफी दर्द हो रहा था। इसीलिए उनमें से एक महाराज कुशांत की तरफ देखते हुए कहता है, महाराज, शायद राजकुमार प्रताप को इस वक्त आराम करना चाहिए। आप उनके ठीक हो जाने के बाद उनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। अपने मंत्री की बात सुनकर महाराज कुशांत घूरकर प्रेम को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनके मंत्री और जो लोग आए थे वह भी चले जाते हैं। बस रह जाता है तो केवल राम सहाय, जो अपने मलिक के दर्द भरे चेहरे को देख रहा था। राम सहाय को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर प्रेम दर्द से करहाने का नाटक करते हुए कहता है, राम सहाय, क्या आप भी यहां से जा सकते हैं? मुझे इस वक्त आराम करने की सख्त जरूरत है। अपने मालिक की बात सुनकर राम सहाय बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते प्रेम राम सहाय के चेहरे के भाव देखता है जो कुछ अजीब थे। अपने कमरे से सभी लोगों के चले जाने के बाद प्रेम सब कुछ समझने के लिए एक गहरी सांस लेता है और सारी कड़ियां को जोड़ने लगता है जो कुछ भी अभी तक उसके साथ हुआ था। प्रेम इतना तो जानता था कि जिस दुनिया से वह आया था उस दुनिया में प्रेम को गोलियां लगी थी। जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ यह प्रेम को नहीं याद आ रहा था। प्रेम को केवल इस बात का मलाल था कि वह मिस्टर राजवीर की बातों में आ गया और उनके कहे हुए झूठ पर यकीन कर लिया। मिस्टर राजवीर कोई उसके दादाजी नहीं थे, बस किसी वजह से उन्होंने प्रेम को अपने जाल में फंसाया और उसे बिना वजह मार दिया। प्रेम के दिमाग में बार बार यही सब बातें चल रही होती है। प्रेम यही सब सोचते हुए अपने मन में कहता है, छोड़ो, जो हो चुका है वह भूल जा। प्रेम, वैसे भी इस वक्त तेरी नई जिंदगी है। तुझे इस जिंदगी को इस तरह से जीना है कि पूरी दुनिया में तेरा नाम हो जाए। प्रेम का सबसे बड़ा सपना था कि उसे पूरी दुनिया जाने और उसकी इज्जत करे, फिर चाहे वह डर से हो या फिर इज्जत से। बस प्रेम को पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने की एकमात्र इच्छा थी। लेकिन मिस्टर राजवीर की बदौलत प्रेम की इच्छा अधूरी ही रह जाती है। लेकिन अब जब प्रेम को उसका दूसरा जीवन मिला था तो प्रेम इस जीवन में अपनी उस इच्छा को पूरा करने का संकल्प लेता है। प्रेम वापस अपने शरीर के मालिक के बारे में सोचता है, जो कि एक देश के राजा का बेटा था, प्रेम प्रताप। प्रेम को जितनी भी प्रेम प्रताप की यादें मिली थी उस हिसाब से प्रेम समझ गया था कि प्रेम प्रताप की जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं थी। एक राजा का बेटा होने की वजह से राज सत्ता को पाने वालों की कमी नहीं थी, इसी का शिकार हुआ था प्रेम प्रताप। असल में प्रेम प्रताप को किसी ने संदेश लिखकर भिजवाया था कि कोई उस पहाड़ी पर मिलना चाहता है। इसीलिए प्रेम प्रताप उस पहाड़ी पर गया था। लेकिन पहाड़ी पर पहुंचते ही उस पर किसी ने हमला कर दिया था और वह पहाड़ी से नीचे गिर गया था। पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से प्रेम प्रताप की मृत्यु हो गई थी और प्रेम की आत्मा प्रेम प्रताप के शरीर में आ गई थी। एक सातिर चोर होने की वजह से प्रेम अच्छी तरह से समझ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। सबसे बड़ी रानी का बेटा होने की वजह से प्रेम प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए कई लोग खड़े थे, जो इंतजार कर रहे थे कि प्रेम प्रताप कब उनके रास्ते से हटे और वह लोग राज सिंहासन की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाए। इतना सब समझ आते ही प्रेम अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है, मैं एक बार तो मर गया हूं लेकिन अब दोबारा नहीं मारूंगा। और रही बात इस राज सिंहासन और इस राज्य की, तो देखो एक चोर कैसे तुम्हारे पूरे राज सिंहासन को भेज देता है।
प्रेम मुस्कुराते हुए यह सब कह रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपनी चोटों पर पड़ती है जिस पर इस वक्त पत्तियां बंधी हुई थी। प्रेम का एक पैर टूट गया था और उसके दूसरे पैर में काफी जख्म थे, कुछ चोट प्रेम के हाथों पर भी लगी हुई थी। अपने शरीर पर इतनी सारी चोटों को देखकर प्रेम अंदाजा लगाने लगता है कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। जिस समय से प्रेम आया था वह बहुत ही हाईटेक दुनिया थी, जहां पर टूटे और जख्मों का इलाज बहुत जल्दी हो जाता था। जो इलाज इस वक्त के समय में 1 महीने में होता, वही इलाज उस समय केवल 1 दिन में हो जाता। प्रेम समझ जाता है कि उसे इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रेम यह सोचकर सो जाता है और अगले दिन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर उठता है। उस दिन प्रेम के कमरे में दोबारा कोई नहीं आता है और प्रेम पूरी रात चैन से सोता रहता है। अगले दिन एक लंबी और अच्छी नींद लेने के बाद प्रेम को काफी अच्छा लग रहा था। प्रेम अपने पास रखी हुई एक छड़ी का सहारा लेकर अपने बिस्तर से खड़ा होता है और बाहर जाकर इस नई दुनिया से रूबरू होने की सोचता है। प्रेम जैसे ही कमरे के बाहर जाने लगता है, तभी प्रेम का सबसे खास आदमी राम सहाय वहां पर आ जाता है। राम सहाय तुरंत प्रेम को सहारा देने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी प्रेम इशारे से राम साहब को रोकते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी चल सकता हूं। और इतना कहकर प्रेम अपने डंडे के सहारे बाहर की तरफ जाने लगता है। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय प्रेम के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगता है। प्रेम का कमरा महल में नहीं था, बल्कि महल के पास एक छोटा सा घर था जिसमें प्रेम रहता था। प्रेम अपने सामने एक बहुत बड़े महल को देखता है, जिसके बाहर बहुत सारे सैनिक तलवार और भाला लेकर महल की सुरक्षा में तैनात थे। प्रेम मुस्कुराकर अपने सामने के महल को देखते हुए अपने मन में कहता है, चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम सब की नींद उड़ा दूंगा। राम सहाय जो प्रेम के पीछे पीछे चल रहा था, आज उसे प्रेम कुछ अलग लग रहा था। राम सहाय अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर राजकुमार को क्या हो गया है, यह मुझे अलग क्यों लग रहे हैं। प्रेम जिस प्रेम प्रताप के शरीर में था वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने में ही मगन रहता और गुमसुम चुपचाप लोगों से अलग थलग रहता। लेकिन आज राम सहाय देख पा रहा था कि उनके राजकुमार जो हमेशा चुपचाप रहते थे, आज उनकी आंखों में एक अलग सी चंचलता थी, एक अलग सा उत्साह था, मानो वह पूरी दुनिया को ही अपने सामने झुका लेना चाहते हो। प्रेम राम सहाय के साथ अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तभी महल से 2 लोग चलते हुए प्रेम की तरफ आ रहे थे। दूर से प्रेम को उन लोगों का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह लोग पास आ रहे थे प्रेम को उनके चेहरा साफ दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग प्रेम के बराबर थी, वह प्रेम का बड़ा भाई संजय प्रताप सिंह था और उसके साथ चल रहा दूसरा लड़का संजय प्रताप से छोटा प्रेम का भाई तेजस प्रताप सिंह था। वह दोनों अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ प्रेम की तरफ चले आ रहे थे। प्रेम को यह सारी बातें प्रेम प्रताप की यादों से पता चल गई थी। संजय प्रताप प्रेम के ठीक सामने आकर रुक जाता है और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है, मेरे भाई, मैंने सुना है कि तुम पहाड़ी से नीचे गिर गए थे। मुझे और तेजस को तुम्हारी काफी चिंता थी, इसीलिए हम लोगों को जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला हम लोग तुमसे मिलने चले आए। प्रेम को प्रेम प्रताप की यादों से पता चला था कि यही 2 लोग थे जिसकी वजह से प्रेम के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इन दोनों ने एक दासी को झूठ बोलने के लिए कहा था कि प्रेम प्रताप ने उसको छेड़ा था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसी वजह से प्रेम प्रताप को महल से बाहर निकाल दिया गया था। प्रेम अपने सामने खड़े दोनों इंसानों को देखता है और उनकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहता है। फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रेम कहता है, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मुझसे मिलने आए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अभी जिंदा हूं। प्रेम का जवाब सुनकर संजय प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह प्रेम प्रताप का बच्चा इतना जवाब कैसे देने लगा, कहीं पहाड़ी से गिरने की वजह से इसके सर पर कोई चोट तो नहीं लग गई। महल के लोग ही नहीं बल्कि पूरा राज्य जानता था कि प्रेम प्रताप एक चुपचाप रहने वाला इंसान था जो किसी से भी बात नहीं करता था और अपने में ही उलझा रहता था। प्रेम को अपने बड़े भाई को जवाब देते हुए देखकर तेजस प्रेम की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, हम तुम्हारी सलामती जानने के लिए आए थे, लेकिन तुम बड़े भाई से ऐसे बात कर रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि अपनों से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। प्रेम तपाक से जवाब देते हुए कहता है, क्या मैंने कहा था कि तुम दोनों मेरा हाल चाल लेने आओ। मैं तो अपने घर से बाहर खड़ा था, तुम ही लोग थे जो मेरे पास मेरा हाल चाल लेने आए थे। जब मैंने जवाब दिया तो तुम दोनों को बुरा क्यों लग रहा है।
प्रेम का ऐसा अजीब जवाब सुनकर तेजस को समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रेम को क्या कहे। तभी संजय तेजस के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ तेजस, कल पिताजी का जन्मदिन है, हमें प्रेम से बात करके अपना समय नहीं खराब करना चाहिए, चलो अभी हमें काफी तैयारी करनी है। इतना कहने के बाद तेजस और संजय वहां से चले जाते हैं।